हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, आपको मालूम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे बॉडी में दो तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल को जैसे सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं और जो एक्सटर्नल है उसको सुपरफिशियल डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो आइए आज जानते हैं इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, यानी कि हम सांस लेते हैं डस्ट वाला इन्वायरमेंट में या वैसे इन्वायरमेंट में जहाँ वायरस बैक्टीरिया ये सभी रहते हैं, तो आखिर हमको डिजीज़ क्यों नहीं होता है? कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर है जो उससे लड़ता है। उसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम लोग इसमें रेस्पायरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो उससे डस्ट जाता है, वायरस जाता है, बैक्टीरिया जाता है, तो आखिर वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उन चीज़ों से हमें बचाता है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें नोज होता है, और नोज के बाद ट्रैकिया यानी कि जो विंड पाइप है, उसके बाद वो ब्रांच होके लंग्स में जाता है। और लंग्स में बहुत सारे चेम्बर्स रहते हैं, जिससे हम छोटे छोटे चेम्बर्स रहते हैं। उस चेम्बर में जो है स्मॉल सैक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है ब्लड के थ्रू। तो आखिर जो ये डस्ट जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो इसको रेस्पायरेबल डस्ट बोलते हैं, तो कैसे उससे बचाता है? तो हमारे जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से उसमें डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो पहला जो है स्नीज रिफ्लेक्स। स्नीज रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारा डस्ट जो है हमारे बॉडी में जाता है, तो हमको छींक आती है। तो छींकने से क्या होता है कि जो भी उस विंड पाइप में डस्ट वगैरह रहेगा या कुछ फॉरेन मटेरियल रहेगा जो अनवांटेड है, वो बाहर आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नीज रिफ्लेक्स, यानी कि छींकना। इससे ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सेकेंड जो है फिल्ट्रेशन इन द नेसल कैविटी। हमारे नाक में बहुत सारे छोटे छोटे देखेंगे आप लोग हेयर रहता है, सभी के नाक में एक छोटे छोटे हेयर रहता है। और ये जो हेयर है, आप जब सांस लेते हो तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स डस्ट के हैं इसमें छन जाते हैं। यानी कि आप देखोगे अगर आप डस्ट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपके नाक के साइड वाल में बहुत सारे डस्ट चिपक जाते हैं। उसमें म्यूकस रहता है जिससे कि उसमें वो चिपक जाते हैं। तो उसमें बड़े बड़े जो थिक पार्टिकल्स रहेंगे वो चिपक जाते हैं, जो कि जनरली उसका जो साइज जो है वो 10 माइक्रोन्स होता है। तो इस तरह से जो है लार्ज पार्टिकल्स फाइबर्स वगैरह उसमें छन जाते हैं। और जो थर्ड है वो है आपका इस सिलियरी स्केलेरेटर, यानी कि जब विंड पाइप में क्या होता है, यानी कि ब्रोंकियोल्स और ब्रोंची में और ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप होता है, उसमें जो उसका ब्रांच होता है उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं या ब्रोंकी बोलते हैं। उसमें तो उसमें छोटे छोटे पाइप जो होते हैं, उस पाइप के थ्रू हमारा ये जो इन्वायरमेंटल एयर जाता है उसके अंदर, तो वो डस्ट क्या होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर रहते हैं। वो हेयर जो है अप साइड की तरफ चलते रहते हैं, यानी कि उनका जो मोमेंट है वो अप साइड होता है। तो जिससे अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स या वायरस बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स उसमें अगर इंटर होता है, तो वो जो है ऊपर की तरफ जो है और डस्ट को बाहर करता है, जिससे कि वो कुछ समय के बाद नाक के थ्रू हमारे बाहर आ जाता है। तो ये जो सिलियरी स्केलेरेटर है, यहाँ पे जनरली लार्जर देन 7 माइक्रोन्स इन डायमीटर जो है पार्टिकल्स, जो 7 माइक्रोन्स डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ तक छन जाते हैं। और जो 7 माइक्रोन से नीचे रहेंगे, जिसको हम लोग रेस्पायरेबल डस्ट बोलते हैं, वो जो है हमारे नेक्स्ट चेम्बर में जाता है, जिसको हम लोग माइक्रोफैक्स या फैगोसाइट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो जहाँ भी जो ब्लड सेल होते हैं वहाँ ये चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद जो हमारे ब्लड में वाइट जो WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, वो उसको वहाँ पे डिफेंस करता है वहाँ पे। और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यानी कि सबसे लास्ट में जो है जो एल्वेओली बोलते हैं, जिसको लास्ट चेम्बर, छोटे छोटे चेम्बर होते हैं जहाँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है हमारे ब्लड में। तो कुछ जो रेस्पायरेबल डस्ट है जो 7 माइक्रोन से बिलो उनका साइज है, वो जाके वहाँ चिपक जाते हैं। और वो चिपक जाने से वहाँ पे स्कार्स टिश्यू बनाते हैं, यानी कि वहाँ टिश्यू को डैमेज करते हैं और डिफ्यूजन को रोकते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं जा पाता है। तो उसी जगह पे क्या होता है कि वो
फूल जाता है, यानी कि उसका जो है वो फूल के और फूलने से जो क्या होता है उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तो कुछ डस्ट ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे जाकर चिपक जाता है और वहाँ पे स्कार्स टिश्यू बनाता है। तो ये जो स्कार्स टिश्यू है ये एक परमानेंट जो है एक रोग बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग कैंसर। जैसे कि एस्बेस्टस वगैरह जो फाइबर्स हैं वो जाके चिपक जाते हैं एल्वियोली में और वहाँ पे जो है एक परमानेंट स्कार टिश्यू बनाते हैं, जिससे लंग कैंसर होने का चांस अभी नहीं, 10 साल 15 साल ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, यानी कि इसको क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो उस समय जो है जाके वहाँ पे 10 साल 20 साल के बाद इसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वर्क प्लेस पे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किस तरह से डस्ट को कंट्रोल करें या जो भी फॉरेन पार्टिकल से कैसे इंटर हमारे श्वास नाक के थ्रू होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे जो लास्ट ऑप्शन था वो पीपीई था। तो ऐसे डस्ट यहाँ जहाँ पे इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो आप लोगों को सूटेबल जो है वहाँ रेस्पिरेटरी एक तरह का मास्क बोलते हैं, वो सूटेबल मास्क वहाँ पे होना चाहिए। वो मास्क में भी अलग अलग होता है, उसके डस्ट फिल्टर करने का अलग अलग क्षमता होती है। तो उस तरह का डस्ट मास्क आप वहाँ पे यूज़ करें, तो जिससे कि ये सारे जो फॉरेन एजेंट्स हैं जो कि आपके बॉडी में इनहेलेशन के थ्रू जाते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम हर एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।